Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का स्वागत है आपके चैनल रिद्धि एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए PPCM 161 का कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोग का सपोर्ट ही हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान का आधार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा कीजिए। पहले भूमिका। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मनुष्य के विचार, भावनाओं, अनुभवों, इच्छाओं तथा व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान शब्द यूनानी यानी ग्रीक भाषा के दो शब्द आत्मा यानी फिजिक और लोगोस यानी अध्ययन से मिलकर बना है। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, किंतु समय के साथ इसकी अवधारणाओं में परिवर्तन हुआ और यह एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ ये हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का प्रारंभ दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुआ। प्राचीन यूनानी दार्शनिक जैसे तथा ने मानव मन और व्यवहार के विषय में विचार प्रस्तुत किए। आत्मा का विज्ञान। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उस समय यह माना जाता था कि मनुष्य के सभी व्यवहारों का आधार आत्मा है। मन का विज्ञान। बाद में विद्वानों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है। इस अवस्था में मानव के विचारों और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा। चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। इसमें व्यक्ति के चेतना अनुभवों का अध्ययन किया गया है। व्यवहार का विज्ञान। आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। यही परिभाषा आज सर्वाधिक स्वीकार्य है। मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ? संरचनावाद। संरचनावाद ने 1879 में जर्मनी के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसी कारण इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने चेतना के तत्वों का अध्ययन किया। प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद ने मानसिक प्रक्रियाओं के कार्यों और उनके उपयोगों पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का व्यवहार वातावरण के साथ समायोजन में सहायता करता है। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। इनके
अनुसार प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहारों का अध्ययन वैज्ञानिक है। मनोविश्लेषणवाद ने अचेतन मन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मानव व्यवहार का बड़ा भाग अचेतन इच्छाओं से प्रभावित होता है। मानववादी दृष्टिकोण ने मानव की क्षमता, आत्मविकास और आत्म-साक्षात्कार पर बल दिया। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में स्मृति, सोच, समस्या समाधान, भाषा और निर्णय जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुधार में सहायक होते हैं। उद्योग एवं संगठन में उपयोगी होते हैं। परामर्श एवं मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। व्यक्तित्व विकास एवं व्यवहार सुधार में महत्वपूर्ण होते हैं। निष्कर्ष: मनोविज्ञान का विकास आत्मा के विज्ञान के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन तक की लंबी यात्रा का परिणाम है। आज मनोविज्ञान एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित होता है, जो मानव व्यवहार को समझने तथा जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो आप लोग को आंसर है थोड़ा डिटेल में है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा में 10 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 2, संवेदना पर चर्चा कीजिए तथा किन्हीं 3 ज्ञानेंद्रियों की संवेदना की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भूमिका: संवेदना मनुष्य के ज्ञान प्राप्ति करने की सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की उद्दीपक जैसे प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श उपस्थित हो रहते हैं। जब ये उद्दीपक हमारी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करते हैं तब उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक अनुभवों को संवेदना कहा जाता है। संवेदना के माध्यम से ही व्यक्ति अपने वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यह प्रशिक्षण का आधार है तथा सभी प्रकार के ज्ञान का प्रथम चरण है। संवेदना का अर्थ एवं परिभाषा: संवेदना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रियों बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपकों को ग्रहण कर उनकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है। यह किसी वस्तु या घटना के बारे में प्राप्त होने वाला प्रारंभिक एवं सरल अनुभव है। संवेदना की विशेषताएं: यह ज्ञान की प्राप्ति की प्रथम अवस्था है। संवेदना उद्दीपक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इसमें ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क दोनों की भूमिका होती है। यह प्रत्यक्षीकरण का आधार है। संवेदना के बिना वातावरण का ज्ञान संभव नहीं है। 3 ज्ञानेंद्रियों के संवेदना प्रक्रिया: दृष्टि संवेदना,
दृष्टि संवेदना आँखों द्वारा प्राप्त होती है, जैसे हम लोग देखते हैं। प्रक्रिया, किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश आँख में प्रवेश करती है। प्रकाश कॉर्निया तथा लेंस से होकर गुजरती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं और उत्तेजित होती हैं। दृष्टि तंत्रिका संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क वस्तु की पहचान करके अर्थ प्रदान करता है। श्रवण संवेदना मतलब सुनने की क्रिया। श्रवण संवेदना कानों द्वारा प्राप्त होती है। इसकी प्रक्रिया ध्वनि तरंगे बाह्य कान में प्रवेश करती है। ध्वनि तरंगे से कान का पर्दा कंपित होता है। यह कंपन माध्यम की स्थितियों तक पहुंचता है। कंपन आंतरिक कान में पहुंचकर तंत्रिका संकेतों में बदल जाता है। श्रवण तंत्रिका संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क ध्वनि की पहचान एवं अर्थ समझाता है। घ्राण संवेदना यानी कि स्मेल, जो हम सूंघते हैं। घ्राण संवेदना नाक द्वारा प्राप्त होती है। प्रक्रिया, गंध के सूक्ष्म कण नाक में प्रवेश करते हैं। ये घ्राण ग्राहकों को उत्तेजित करते हैं। ग्राही तंत्रिका संकेत उत्पन्न करते हैं। संकेत घ्राण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क गंध की पहचान कर उसका अर्थ समझाता है। संवेदना का महत्व। अब संवेदना का क्या महत्व है? वातावरण की जानकारी प्राप्त होती है। संवेदना से वातावरण की जानकारी प्राप्त होती है। सीखने एवं ज्ञान अर्जन में सहायता मिलती है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाती है। उचित प्रक्रिया एवं व्यवहार में सहायता करती है। जीव के अनुकूलन में सहायता होती है। निष्कर्ष, संवेदना मानव जीवन की आधारभूत मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण की वस्तुओं, घटनाओं और पारस्परिक परिस्थितियों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करता है। दृष्टि, श्रवण और घ्राण, देखना, सुनना और सूंघना जैसी ज्ञानेंद्रियां इस प्रकार को संपन्न करती है तथा मानव को अपने परिवेश को समझने और उसके अनुरूप व्यवहार करने में सहायता प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति की व्याख्या कीजिए तथा स्किनर के नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। भूमिका। अधिगम मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समायोजन और प्रगति का आधार है। अधिगम का अर्थ। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के आधार पर नए ज्ञान, कौशल, आदतों और व्यवहारों को प्राप्त करता है। अधिगम की प्रकृति। व्यवहार में परिवर्तन।
अधिगम की प्रकृति में पहले पढ़ेंगे व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अनुभव आधारित प्रक्रिया, यह अनुभव तथा अभ्यास पर आधारित होती है। सतत प्रक्रिया, अधिगम जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीखता है। आज हम पढ़ रहे हैं तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही पढ़ रहे हैं। आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। फिर है सक्रिय प्रक्रिया, सीखने के लिए व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। समायोजन में सहायक, अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। स्किनर का नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध नैमित्तिक अनुबंध मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अथवा ऑपरेंट अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक P.F. स्किनर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति उसके परिणामों पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, जबकि अप्रिय परिणाम मिलने पर उसकी संभावना कम हो जाती है। स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने स्किनर बॉक्स नामक उपकरण का प्रयोग करके चूहे पर उपयोग किया। चूहे को एक विशेष बॉक्स में रखा गया। बॉक्स में एक लीवर लगाया गया था। लीवर को दबाने पर भोजन प्राप्त होता था। प्रारंभ में चूहा संयोगवश लीवर दबाता था। भोजन मिलने के कारण वह बार बार लीवर दबाने लगा। इस प्रकार अधिगम पुनर्वलन के माध्यम से हुआ। पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्वलन, जब किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे अच्छे अंक प्राप्त करने पर छात्र को पुरस्कार दिया जाता है। नकारात्मक पुनर्वलन, निगेटिव में, जब किसी अप्रिय परिस्थिति को हटाकर व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण, समय पर कार्य पूरा करने पर अतिरिक्त कार्य से छूट देना। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, विद्यार्थियों को प्रेरित करने में सहायक, अच्छे व्यवहारों का विकास करता है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, व्यवहार संशोधन में उपयोगी होता है, प्रशिक्षण कार्यों में व्यापक रूप से उपयोगी होता है। सीमाएं, मानसिक प्रक्रियाओं को कम महत्व देता है, सभी प्रकार के जटिल व्यवहारों की व्याख्या नहीं कर सकता, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है। निष्कर्ष, अधिगम मानव विकास का आधार है। स्किनर का नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यवहार उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। पुनर्वलन के माध्यम से वांछित व्यवहारों को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यवहार संशोधन के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
प्रश्न 4, स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल। पहले है भूमिका। सूचना प्रक्रिया मॉडल स्मृति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसमें सूचना को ग्रहण, संग्रहित तथा पुनः प्राप्त किया जाता है। इस मॉडल के अनुसार स्मृति कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के समान कार्य करती है। मॉडल के चरण: संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। यह स्मृति का प्रथम चरण है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचना कुछ क्षणों के लिए संचित रहती है। दूसरा है अल्पकालीन स्मृति, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब जो कुछ समय के लिए याद रहता हो। अध्ययन प्राप्त सूचना अल्पकालीन स्मृति में पहुंचती है। इसमें सूचना लगभग 20 से 30 सेकंड तक रहती है। तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के माध्यम से सूचना दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है, जहां वह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। जब हम कोई काम को बार बार करते हैं तो वो काम मुझे या आपको भी आराम से याद हो जाता है। वो काम आप ऐसे ही कर सकते हैं। निष्कर्ष: सूचना प्रक्रिया मॉडल बताता है कि स्मृति एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना संवेदी स्मृति से अल्पकालिक स्मृति और फिर दीर्घकालिक स्मृति में पहुंच जाता है। पहले सूचना संवेदी स्मृति में जाता है। संवेदी मतलब उसके बाद अल्पकालिक के बाद फिर दीर्घकालिक में जाता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है। यह मॉडल स्मृति की कार्यप्रणाली को समझाने में अत्यंत उपयोगी होती है। प्रश्न संख्या 4, स्मृति सुधारने की तकनीकी भूमिका। स्मृति मनुष्य की एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। प्रभावी अध्ययन और बेहतर प्रदर्शन के लिए स्मृति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। विभिन्न तकनीकों द्वारा स्मृति को बेहतर बनाया जा सकता है। स्मृति सुधारने की प्रमुख तकनीकें: पुनरावृत्ति, रिहर्सल। किसी विषय को बार बार दोहराने से वह लंबे समय तक याद रह सकता है। संगठन, जानकारी को क्रमबद्ध और समूह में व्यवस्थित करने से याद रखना आसान हो जाता है। अर्थपूर्ण अधिगम, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मृति संकेत, संक्षिप्त शब्द, सूत्र या चित्रों का प्रयोग याद रखने में सहायता करता है। नियमित अभ्यास एवं पुनरावलोकन, यानी समय समय पर पढ़े हुए विषय पर पुनरावलोकन करने से भूलने की संभावना कम हो जाती है। निष्कर्ष: उचित अध्ययन विधियों, पुनरावृत्ति, संगठन तथा स्मृति संकेतों के प्रयोग से स्मृति को प्रभावी बनाया जा सकता है। ये तकनीकें सीखने में प्रक्रिया को सरल और सफल बनाती है। प्रश्न संख्या 5, अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। भूमिका। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति या प्रेरक तत्व है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने, लक्ष्य प्राप्त करने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्रिय बनाता है। यह मानव व्यवहार की दिशा, तीव्रता और तथा निरंतरता को निर्धारित करती है। अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार: जैविक तथा शारीरिक अभिप्रेरणाएं। ये शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद,
यौन आवश्यकता। इनकी पूर्ति जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सामाजिक अभिप्रेरणा यानी सोशल मोटिव्स, ये समाज में रहने के कारण विकसित होती है। उपलब्धि की आवश्यकता, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, समूह से जुड़ने की इच्छा, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की आकांक्षा। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों एवं लक्षणों से संबंधित होती है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, सफलता प्राप्त करना, आत्मसम्मान बनाए रखना। आंतरिक अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की रुचि, संतोष या आनंद के लिए करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। उदाहरण के लिए रुचि के कारण पुस्तक पढ़ना, कोई रुचि के कारण पुस्तक पढ़ता है, कोई रुचि के कारण खाना बनाता है, कोई रुचि के कारण गेम खेलता है। जिसको जिस चीज़ में रुचि होती है वो उसी में काम करता है। फिर है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य प्रेरणा मतलब जब व्यक्ति पुरस्कार, प्रशंसा, धन या अन्य बाहरी लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। जैसे कोई अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन करता है, कोई पैसे कमाने के लिए नौकरी करता है। प्रेरणा का महत्व, व्यवहार को दिशा प्रदान करता है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करता है, कार्य क्षमता बढ़ाता है, सीखने एवं व्यक्तित्व विकास में सहायता करता है। निष्कर्ष, अभिप्रेरणा मानव व्यवहार की आधारभूत शक्ति है। यह व्यक्ति को सक्रिय बनाकर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। जैविक, सामाजिक, व्यक्तिगत, आंतरिक तथा बाह्य अभिप्रेरणा मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 6, संवेग के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। संवेग को कैसे मापा जा सकता है, वर्णन कीजिए। भूमिका, संवेग यानी इमोशन। संवेग व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक व्यवस्था है जो किसी विशेष परिस्थिति या उद्दीपक के प्रति उत्पन्न होती है। यानी खुशी, दुख, क्रोध, भय, प्रेम तथा आश्चर्य आदि प्रमुख संवेग हैं। संवेग मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं तथा व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेग के विभिन्न कार्य। अनुकूलनात्मक कार्य, संवेग व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल समायोजन करने में सहायता करते हैं। प्रेरणात्मक कार्य, संवेग व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। संरचनात्मक कार्य, चेहरे के भाव, हाव भाव और आवाज़ के माध्यम से संवेग दूसरों तक हमारी भावनाएं पहुंचाते हैं। सामाजिक कार्य, संवेग सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने में सहायता करते हैं। निर्णय एवं व्यवहार नियंत्रण, संवेग व्यक्ति के निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। संवेग का मापन, आत्म प्रतिवेदन विधि, व्यक्ति स्वयं अपनी भावनाओं का वर्णन करता है। व्यवहार अवलोकन विधि, चेहरे के हाव भाव तथा व्यवहार का निरीक्षण करके संवेग का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक मापन विधि, संवेगों के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, जैसे हृदय गति, हार्ट रेट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, श्वसन दर,
श्वसन दर मतलब रिस्पिरेशन रेट। त्वचा की विद्युत चालकता GSR। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विशेष प्रश्नावली एवं परीक्षणों के माध्यम से संवेग को मूल्यांकन किया जाता है। संवेग का महत्व व्यक्तिगत विकास में सहायक, सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, निर्णय लेने एवं व्यवहार नियंत्रण में सहायता करते हैं। निष्कर्ष संवेग मानव जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। वे व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय, सामाजिक संबंधों तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संवेगों का अध्ययन एवं मापन मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे मानव व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। प्रश्न 7 फ्रॉयड के व्यक्तित्व सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए। भूमिका व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार, विचारों, भावनाओं तथा आदतों का समग्र संगठन है। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की व्याख्या करने वाले अनेक सिद्धांत हैं, जिनमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रॉयड के अनुसार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। फ्रॉयड का व्यक्तित्व सिद्धांत फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को 3 स्तरों तथा 3 संरचनाओं में विभाजित किया है। पहला है चेतना के स्तर में आता है चेतन मन। यह मन का वह भाग है जिसमें वर्तमान समय के विचार, भावनाएं और अनुभव उपस्थित रहते हैं। अर्धचेतन मन, इसमें वे सूचनाएं रहती हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर चेतना में लाया जा सकता है। अचेतन मन, यह व्यक्तित्व का सबसे बड़ा भाग है। इसमें दबी हुई इच्छाएं, स्मृति तथा भावनाएं रहती है। फ्रॉयड के अनुभव, अधिकांश व्यवहार अचेतन मन से प्रभावित होते हैं। व्यक्तित्व की संरचना ईड, पहला में आता है ईड मतलब जन्मजात एवं जैविक भाग। सुख सिद्धांत पर कार्य करता है, तुरंत संतुष्टि चाहता है। नैतिक एवं सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता। ईगो वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है। ईड और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन स्थापित करता है, तार्किक एवं व्यवहारिक निर्णय लेता है। सुपर ईगो नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, सही और गलत का बोध कराता है, व्यक्ति को नैतिक व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं मौखिक अवस्था यानी ओरल स्टेज, गुदा अवस्था एनल स्टेज, लैंगिक अवस्था फॉलिक स्टेज, सुप्तावस्था लेटेंसी स्टेज। जननान अवस्था यानी जेंटल स्टेज। फ्रॉयड के अनुसार इन अवस्थाओं में उत्पन्न समस्या व्यक्ति के भविष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सिद्धांत का महत्व अचेतन मन के महत्व को
अचेतन मन के महत्व को स्पष्ट किया, व्यक्तित्व अध्ययन को नई दिशा दी, परामर्श एवं मनोचिकित्सा में उपयोगी सिद्ध हुआ। सीमाएं: वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव, यौन प्रवृत्तियों पर अत्यधिक बल सभी व्यवहारों की व्याख्या नहीं कर पाता। निष्कर्ष: फ्रॉयड का व्यक्तित्व सिद्धांत मनोविज्ञान के इतिहास एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिद्धांत ने अचेतन मन, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणाओं के माध्यम से मानव व्यक्तित्व को समझने का नया दृष्टिकोण प्रदान किया। प्रश्न 8, बुद्धि पर आनुवंशिकता बनाम वातावरण विवाद। भूमिका: बुद्धि व्यक्ति की सीखने, तर्क करने, समस्या समाधान करने तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है। मनोवैज्ञानिकों में लंबे समय से यह विवाद रहा है कि बुद्धि का विकास मुख्यतः आनुवंशिकता से होता है या वातावरण से। आनुवंशिकता का पक्ष: अब बुद्धि का विकास आनुवंशिकता से हुआ है या वातावरण से, ये पढ़ेंगे। आनुवंशिकता का पक्ष: बुद्धि जन्मजात गुणों से प्रभावित होती है। माता पिता से प्राप्त जीन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जुड़वा बच्चे पर किए गए अध्ययन आनुवंशिक प्रभाव को दर्शाता है। जुड़वा बच्चे पर किए गए अध्ययन आनुवंशिक प्रभाव को दर्शाता है। कुछ बच्चे जन्म से ही अधिक बौद्धिक क्षमता रखते हैं। अब है वातावरण का पक्ष: शिक्षा, परिवार, पोषण और सामाजिक परिस्थितियां बुद्धि के विकास को प्रभावित करती है। अनुकूल वातावरण में बुद्धि का बेहतर विकास होता है। अच्छे विद्यालय एवं प्रशिक्षण से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। आधुनिक दृष्टिकोण: आज अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवंशिकता क्षमता प्रदान करती है, जबकि वातावरण क्षमता के विकास का अवसर देती है। निष्कर्ष: बुद्धि न तो केवल आनुवंशिकता का परिणाम होती है और न केवल वातावरण का। दोनों के संयुक्त प्रभाव से बुद्धि का विकास होता है। अब पढ़ेंगे 8 का ख, व्यक्तित्व बुद्धि की परीक्षण के प्रकार। भूमिका: व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण वे परीक्षण हैं जिन्हें एक समय में केवल एक व्यक्ति पर लागू किया जाता है। इनमें परीक्षक और परीक्षार्थियों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इस प्रमुख प्रकार: बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण, विकसितता एवं बच्चों की मानसिक आयु मापने के लिए विकसित। स्टैनफोर्ड विन बुद्धि परीक्षण, बिने-साइमन परीक्षण का संशोधित रूप। बुद्धि यानी IQ ज्ञात करने में उपयोगी। बुद्धि लब्धि यानी IQ ज्ञात करने में उपयोगी। वेक्सलर बुद्धि परीक्षण, विकसितता मौखिक एवं क्रियात्मक दोनों प्रकार के परीक्षण शामिल हैं। WAIS का फुल फॉर्म हो गया बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए उपयुक्त। WISC बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की बुद्धि मापने हेतु प्रयुक्त।
व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षणों के लाभ, विस्तृत एवं विस्तृत एवं विश्वसनीय परिणाम, व्यक्ति की क्षमताओं का गहन मूल्यांकन, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श में उपयोगी। निष्कर्ष, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की बुद्धि, क्षमता, उपयोगिता तथा मानसिक स्तर का सटीक मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। शिक्षा, मार्गदर्शन तथा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में इसका विशेष महत्व है। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.